Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect all of you are doing extremely well. So today we are going to cover Caro. We are going to cover reporting under Caro 2020. Okay, so everyone come to page number 7.66 on our module number 1. सो कारो क्या है, कारो किस पर एप्लीकेबल होता है, ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कारो हमसे रिपोर्ट करने किसने बोला है। किसने बोला कि आपको कारो की रिपोर्टिंग करनी, क्या अपने मन से कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। कारो की रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया है करने को। तो किसने बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। किसने बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आफ्टर कंसल्टेशन विद द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नफरा से कंसल्ट करने के बाद हमें यह बोला है कि आपको कारो की रिपोर्टिंग करनी है। ओके, जब भी कारो का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहली लाइन में आप एक लाइन में लिख देना दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अस टू मेक अ रिपोर्ट ऑन कारो आफ्टर कंसल्टेशन विद द नफरा, अगर याद आता है तो। और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि याद आता है 143 सबसेक्शन 11, क्योंकि 143 सबसेक्शन 11 के दिए गए पावर का इस्तेमाल करके ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कारो की रिपोर्टिंग करने बोला है। ठीक है, अगर आपको 143(11) याद आता है तो लिख देना, नहीं तो इतना लिख देना दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द नफरा ऑर्डर्ड इशूड द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, जिसपे हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। ऐसा करके आप एक लाइन में बस छोटा सा लिख देना। उसके बाद में अपना कारो का पूरा आप जो भी आंसर होगा वो स्टार्ट कर सकते हो। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और टाइम इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। मैक्स टू मैक्स अगर आपको पता रहेगा कि आपने लिखना ही यही है तो आपको मैक्स टू मैक्स 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे। और उसके बाद में आप उसमें मतलब कुछ सोचने का टाइम भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, और उसके बाद में आप आराम से अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, सो अभी ये मैंने आपको ये बता दिया। ऑब्वियसली हम इसकी पूरी प्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं, क्योंकि कारो में जब हम लिखते हैं अपने आंसर उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा प्रोफेशनल एथिक्स की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सारा कुछ तो हम प्रैक्टिस सेशन में सीख लेंगे, बट स्टिल मैंने आपको एक हिंट दे दिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद में एप्लीकेबिलिटी। कारो एप्लीकेबल किस पर होता है, कारो की एप्लीकेबिलिटी किन किन कंपनीज पर आती है। देखो मेरे साथ बैठकर लेक्चर बहुत ध्यान से एक बार देख लो और पूरा बुक में फोकस के साथ पढ़ लो। आपको इसके बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो व्हाट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कारो किस पर एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर जो लॉ में लैंग्वेज लिखी है उसमें बताया गया है कि कारो एप्लीकेबल किस पर है। ये मत ढूंढो, आप ये पता कर लो कारो एग्जेम्प्ट क्यों है, किन किन कंपनीज पर कारो एग्जेम्प्ट किया गया है। बस उन कंपनीज को पता लगाओ और बाकियों पर एप्लीकेबल कर दो। ठीक है, मतलब वाइड एप्लीकेशन। यहाँ पर कारो में बोला गया बस कुछ को एग्जाम्शन मिली है तो मतलब बाकियों पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो एग्जाम्शन किसको किसको मिली है, चलो वो देखते हैं। तो इट अप्लाइज टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये फॉलोइंग 6 क्लासेस ऑफ कंपनीज है। फर्स्ट इज बैंकिंग कंपनी, देन इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। ठीक है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि स्मॉल कंपनी एग्जेम्प्ट है। देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी एग्जेम्प्ट है, कि सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एग्जेम्प्ट है? नहीं नहीं, कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल करती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो लेट्स सी कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट है यहाँ पर। बट उससे पहले एक बार ये रिकॉल करो कि कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड क्लास ऑफ कंपनीज है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी स्मॉल, और प्राइवेट कंपनी अगर वो कुछ कंडीशन पूरी करती है। ठीक है, एक बार फिर से बोलो, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी अगर कुछ कंडीशन फुलफिल करती है तो। चलो हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी कंडीशन पूरी करती है। तो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पेज 7.67। Here it is given not being a subsidiary holding of a public company, जो किसी की सब्सिडियरी नहीं है, किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए, हम उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। ठीक है, और पहली तो कंडीशन ये है कि वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ठीक है, विच डज नॉट हैव टोटल बोरोइंग एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ से ज़्यादा की बोरोइंग नहीं होनी चाहिए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की बोरोइंग्स है फ्रॉम एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम,
पूरे साल में कभी भी आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा की बोरिंग, 1 करोड़ का अगर फिगर टच हो गया थोड़ा सा भी, तो आपको क्या मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा का, 1 करोड़ तक तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर क्या है कि 1 करोड़ तक तो आपको एग्जेम्प्ट है, उससे ज़्यादा का अगर आपने कोई भी बोरिंग की है तो उसमें क्या होगा, आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड डज नॉट हैव टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3, टोटल रेवेन्यू एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है, टोटल रेवेन्यू एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन है, यहाँ पर 3 कंडीशन है। प्राइमरी कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो वो उसको सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए किसी पब्लिक कंपनी का, ना तो सब्सिडियरी होगी ना होल्डिंग होगी, ना सब्सिडियरी होगी ना होल्डिंग होगी किसी पब्लिक कंपनी की, ना ही सब्सिडियरी होगी ना होल्डिंग होगी किसी पब्लिक कंपनी की। ओके, दोनों पॉइंट याद रखना, ना सब्सिडियरी ना होल्डिंग। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, बोरोइंग्स 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, टर्नओवर रेवेन्यू, टर्नओवर नहीं रेवेन्यू, रेवेन्यू 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखना। क्या क्या पॉइंट है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से सरप्लस 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, बोरोइंग्स फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और जो आपको रेवेन्यू है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1-1-10 पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, बोरोइंग 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और रेवेन्यू 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं। अभी तक के हमने क्या पढ़ा, हमने बोला एग्जाम्शन किस पर है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्शन की एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी कि एप्लीकेबल क्यों हुआ है हम पर, किसने बोला एप्लीकेबल करना है। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि एप्लीकेबिलिटी किस पर आती है, एप्लीकेबिलिटी आती है 6 क्लास ऑफ कंपनीज पर, 1 बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, एंड उसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी भी कौन सी, जो किसी की होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन में 3 सब पॉइंट्स, ये आपको क्या करना है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, बोरोइंग्स 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो इतना हमने कवर कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि ऑडिटर रिपोर्ट टू कंटेन मैटर स्पेसिफाइड इन पैरा 3 और 4। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल। मैंने आपको बताया था कि कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर इज मैंडेटरी इन नेचर, ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर, ये ऑप्शनल नहीं है। आपकी मर्जी पे नहीं चलेगा कि आपने उसको रिपोर्ट करना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो आपको मैंडेटरीली ये पूरे कारों के जितने भी आपके 21 क्लॉसेस हैं सबकी रिपोर्टिंग करनी होगी। ओके, सबकी आपको क्या करनी होगी, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, क्या ये सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ अकेले एप्लीकेबल होता है, स्टैंड अलोन, ठीक है, सिंगल फाइनेंशियल, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एप्लीकेबल होता है, कंसो पर नहीं लगता है, ठीक है, कंसो पर ये नहीं लगता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं कारों के क्लॉसेस, एक्सेप्ट लास्ट वाला क्लॉज, एक्सेप्ट आखिरी वाला क्लॉज, ठीक है, क्लॉज नंबर 21 पे कारो एप्लीकेबल होता है, बाकी CFS पे कभी भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। चलो फिर से पढ़ो, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखा, जिसमें बोला 143 सबसेक्शन 11 के अंदर हमको बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कारों की रिपोर्टिंग करने। दूसरी बात बोली कि हमें किस पर एग्जाम्शन मिलेगी, हमें एग्जाम्शन किस बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1 कि किसी की भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में 3 सब पॉइंट, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, बोरिंग 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने बोला क्या कारों की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी, पूरी तरह से मैंडेटरी है, बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं हो, और CFS पर एप्लीकेबल नहीं होता है एक्सेप्ट द लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं क्लॉज की तरफ, ठीक है। कारों के अंदर हमें रिपोर्ट क्या क्या करना होता है, और ये सारे क्लॉज आपको याद करने होंगे, ठीक है, और मैं याद करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। सो व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। फर्स्ट वन इज अबाउट, यहाँ पर लिख लो छोटा छोटा, PPE। क्लॉज नंबर 1 किस पर है, PPE पर है। तो PPE पर हमें 5 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले क्या देखनी है, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड। ये पॉइंट A और B, इसको ऐसे मार्क करो, वेट जस्ट ओके। सो वेदर इट इज, यस इट्स वर्किंग फाइन। सो यहाँ पर आपको ये 2 क्लॉज मार्क कर लो इसको, और यहाँ पर लिखो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पर लिखो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड,
ओके ये दो क्लॉसेस हैं एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड के। मैं आपको इसको अभी ही याद कराऊंगी और अभी ही इतनी मार्किंग करवा दूंगी कि आपका बिल्कुल शॉर्ट होकर आपके फिंगर टिप्स पर आ जाए। ओके सो फर्स्ट दो पॉइंट क्या है एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड के। वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है जिसमें से हमको सारे फुल पर्टिकुलर शो हो जाए, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स। सारी डिटेल्स होनी चाहिए। किसकी डिटेल होनी चाहिए भाई? पीपी से रिलेटेड पढ़ लेना हम। हमारा फर्स्ट पॉइंट किसका है? पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ठीक है सो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है? फर्स्ट पॉइंट में क्लॉज नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट क्या था? एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड। एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड में आपको क्या देखना है? वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपी। पीपी कहाँ रखी? पीपी कहाँ पर इस्टेब्लिश है? फिजिकल सिचुएशन क्या है उसकी, और उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल कितनी क्वांटिटी है एंड ऑल दैट। ये सारा कुछ आपको मेंटेन, या ये सारा कुछ हमें देखना है कि कंपनी मेंटेन कर रही है या नहीं। ठीक है ये सारा कुछ हमें देखना है। वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई। फिर से मेरे साथ पढ़ो। वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई। एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड का सेकंड पॉइंट, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट। कंपनी के पास सिर्फ टेंजिबल तो नहीं होते, टेंजिबल के लिए तो हमने ये बोल दिया ना कि उसकी सिचुएशन क्वांटिटेटिव डिटेल सब कुछ मेंटेन कर लो, लेकिन अभी कंपनी के पास इनटेंजिबल एसेट भी तो होते हैं, वो भी तो पीपी का पार्ट बनते हैं। तो अभी ये बताओ क्या प्रॉपर रिकॉर्ड इंटेंजिबल के रिगार्डिंग बनाया जा रहा है कंपनी के अंदर या नहीं? ठीक है सो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड के आपको पता चल गया ना दो पॉइंट्स क्यों है, एक है टेंजिबल के ऊपर, एक है इंटेंजिबल के ऊपर। परफेक्ट यस लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्लॉज नंबर बी, अभी सारा कुछ रिकॉल करवा दूंगी बट स्टिल सब कुछ याद करते करते चलो। अगर कोई क्लॉज में अटैक करो तो वीडियो पॉज करके वहाँ पर याद करो एंड देन मूव फॉरवर्ड विथ मी। ओके मैं थोड़ी नहीं कहीं जा रही, रिकॉर्डेड लेक्चर है। सो पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 इज रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पर छोटा सा लिखो, फिजिकल वेरिफिकेशन। ओके पॉइंट नंबर 1 किसका था? एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड का। पॉइंट नंबर 2 मीन्स पॉइंट नंबर बी। ओके ये पॉइंट नंबर बी है, ये स्मॉल बी, ये कैपिटल बी वाला तो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड का पॉइंट है। ये जो स्मॉल बी है ये किसका पॉइंट है? ये है फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट। तो अभी यहाँ पर हमें क्या देखना होगा? वेदर दिस पीपी हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट फिजिकली वेरिफिकेशन कर रहा है पीपी का या नहीं? एट अ रीजनेबल इंटरवल, प्रॉपर इंटरवल के बीच में इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है वेरिफिकेशन होना चाहिए। वेदर एनी मटीरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस ऑन सच वेरिफिकेशन, अगर कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी निकल रही है ऑन सच वेरिफिकेशन, वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी है तो क्या आप उसको प्रॉपर्ली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डील कर रहे हैं या नहीं? ठीक है ये सारा कुछ हमें देखना होगा और अकॉर्डिंगली इस पर हमें रिपोर्ट करनी होगी। सो व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2? इट इज रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। वेदर दिस पीपीई हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल, whether any material discrepancy noticed, if so whether the same has been properly dealt with in the books of accounts। ठीक है तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड का। पॉइंट नंबर 2 क्या था? फिजिकल वेरिफिकेशन का। पॉइंट नंबर 3 क्या है? टाइटल डीड्स। यहाँ पर लिखो टाइटल डीड्स। So whether the title deeds of the immovable property, whether the title deeds of all the immovable property other than properties where the company is lazy। अगर देखो कंपनी लेजी होगी तो कंपनी के नाम पे तो नहीं हो सकती ना प्रॉपर्टी। ठीक है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या देखना है? अगर कंपनी लेजी है तो लीज अग्रीमेंट होंगे, अदरवाइज जितने भी टाइटल डीड्स होने चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सारे किसके नाम होने चाहिए? कंपनी के नाम होने चाहिए। देखो whether the title deeds of all the immovable property disclosed in the financial statement, जितने भी immovable property financial statement के अंदर disclose है other than lease। ठीक है अदर देन लीज वाला प्रॉपर्टी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर्टी डिस्क्लोज है सारा कुछ क्या होना चाहिए? आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम में होना चाहिए। अगर कंपनी के नाम में नहीं लिखे तो आप क्यों कंपनी के बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर करके अपनी असेट दिखा रहे हो? ठीक है इससे विंडो ड्रेसिंग बढ़ेगी ना, इसीलिए यहाँ पर बोला, यहाँ पर ये क्लॉज डाला गया है। वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी आर डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो प्रोवाइड करो उसकी डिटेल इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है इस फॉर्मेट में वैसे एक बार देख लो। यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितना है, हेल्ड इन द नेम ऑफ होम या लीज है या फिर कंपनी के नाम में, या अगर किसी और के नाम में तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर, डायरेक्टर
और देयर रिलेटिव। इनफैक्ट यहाँ पे हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी के नाम में जब नहीं होगा तभी तो रिपोर्ट करना है ना, इफ़ नॉट देन ही तो हमको ये रिपोर्ट देनी है। तो यहाँ पे जो भी होल्ड कर रहा है, जो भी होल्डर है उसका, यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर क्या देना है, वेदर एम्प्लॉइज डायरेक्टर और देयर रिलेटिव और एम्प्लॉय, ऐसा करके जो भी उनका रिपोर्ट जानी है वो देनी। देन द पीरियड हेल्ड एंड द रीज़न फॉर हेल्ड इन द कंपनी। इसको उठाकर पूरा काट दो, ठीक है। मैंने इतना मन से पढ़ाया भी नहीं क्योंकि इसको नहीं आना है आपको। इसके पीछे आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भूल जाओगे। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट चीज़, whether the title deeds of all the immovable property disclosed in the financial statement are held in the name of the company। ये हो गया हमारा टाइटल डीड से रिगार्डिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर डी, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी। यहाँ पे लिखो रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। वेदर द कंपनी हैज़ रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी, क्या कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया है, और इंटेंजिबल असेट को, जो अपनी टैंजिबल इंटेंजिबल असेट, और इसमें जो आपकी पीपीई है इसमें लीज वाली भी तो होती है, कुछ असेट लीज वाली भी तो हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, अगर आपने एफआर अच्छे से पढ़ी तो इंडेस 116 में हमने पढ़ा होगा कि आरओयू असेट भी होता है कुछ, ठीक है। दुनिया में आरओयू असेट करके कुछ होता है। तो आपको, अगर आपने अपना आरओयू असेट, और आरओयू असेट में भी हम रिवैल्यूएशन करते हैं, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा एफआर के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने आरओयू असेट में रिवैल्यूएशन किया है, पीपीई में रिवैल्यूएशन किया है, या फिर आपने इंटेंजिबल असेट में रिवैल्यूएशन किया है, तो अगर इन तीनों में से किसी में भी आपने रिवैल्यूएशन किया है या सब में रिवैल्यूएशन किया है ड्यूरिंग द ईयर, आपको क्या, और जो रिवैल्यूएशन किया है वो रिवैल्यूएशन 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू। नेट कैरिंग वैल्यू को मार्क करो क्योंकि नेट कैरिंग वैल्यू इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इस पर आपको एमसीक्यू उठाकर सीधा सा आ जाएगा, और वहाँ पे 3-4 वैल्यू दे दी गई हैं, बट वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको नेट कैरिंग वैल्यू कंसिडर करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं आया तो 2-3 एमसीक्यू भी इंस्टीट्यूट दे सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। इंस्टीट्यूट तो कुछ भी कर सकता है। सो इफ़ द चेंज इज 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल असेट, ठीक है, ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल असेट। और इन सब के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट रहो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर इस कारों से कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर एमसीक्यू बनकर तो वो इजी ही आएगा, ठीक है। ये कोई भी मॉनेटरी लिमिट के रिगार्डिंग अगर कुछ होगा तो वो इजी ही आएगा, ओके। तो डोंट टेक स्ट्रेस कि हमें तो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं इससे। और आपको तो वैसे भी पता है ना कि रिवैल्यूएशन होगा तो आपको 10% ज़्यादा, अगर नेट कैरिंग वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस, कोई 10% ज़्यादा का रिवैल्यूएशन किया है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन किस में किया, पीपीई में। पीपीई में क्या क्या आता है, पीपीई में सब कुछ कवर होता है, टेंजिबल भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है, और उसमें जो आरओयू एसेट होता है, अगर कोई लीज वीज का केस है तो आरओयू एसेट भी कवर होता है, बस इतनी सी बात है। तो फोर्थ पॉइंट क्या था, वेदर द कंपनी हैज़ रिवैल्यूड इट्स पीपीई इंक्लूडिंग आरओयू और इंटेंजिबल एसेट और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। तो अभी क्या देखना है, वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। क्या किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यूएशन किया है, और अगर किया है तो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, कितना रिवैल्यूएशन किया। अगर 10% और मोर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट, दैट्स इट। देन प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी। अभी जब पीपीई की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, तो बेनामी कैसे पीछे रह सकती है, इसका भी तो नाम आना चाहिए ना। तो बस आगे क्लॉज नंबर ई, वेदर एनी प्रोसीडिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। एक्ट का नाम नहीं याद रखना है, एक्ट का ईयर नहीं याद रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई बेनामी प्रॉपर्टी तो कंपनी नहीं होल्ड किए है, और अगर होल्ड किए हैं, ठीक है, तो क्या बेनामी प्रॉपर्टी, आपको देखो कोई आप सीबीआई के इंस्पेक्टर तो हो नहीं जो वहाँ पे आप देखोगे कि कौन सी बेनामी प्रॉपर्टी कंपनीज होल्ड की है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है या कंपनी के ऊपर पेंडिंग है, तो ही आप जाके वहाँ पर डिस्क्लोज करोगे कार्य में, ठीक है। अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड किए है और वहाँ पर उस कंपनी के अंदर उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं चली, तो आप कारों में नहीं रिपोर्ट करोगे, उसको कहीं और जाकर रिपोर्ट करोगे, ठीक है। 2 पॉइंट समझो आप, यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर प्रोसीडिंग्स, इस वर्ड को मार्क करो, ये प्रोसीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसीडिंग चल रही है और या प्रोसीडिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है तो ही आपको कारों में रिपोर्टिंग करनी है,
ठीक है। सो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स कवर कर लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या था, पहले था हमारा एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, जहाँ पर हमने दो बातें देखी कि कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रिगार्डिंग टेंजिबल एसेट, और दूसरी बात हमने देखी कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रिगार्डिंग इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन। तो हमने क्या देखा वहाँ पर, हमने चेक किया कि पीपी क्या हम फिजिकली वेरीफाइड कर रहे हैं, फिजिकली वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और अगर कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है ऑन सच वेरिफिकेशन, तो हाउ द कंपनी डेल्ट विद दिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तीसरा पॉइंट क्या देखा, टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। टाइटल डीड्स को हमने कंपनी के नाम में रखा है अदर देन द लीज प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो कंपनी के नाम में नहीं हो सकती। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, और रिवैल्यूएशन में हमने बोला कि अगर 10% से ज़्यादा का चेंज है आपकी इन एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट, तो उसमें नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी, ठीक है, हर क्लास में आपको चेक करना पड़ेगा। तो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी में अगर 10% और मोर का इन एग्रीगेट चेंज हो रहा है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट अमाउंट, दैट रिवैल्यूड अमाउंट। ओके। पॉइंट नंबर 5 हमने देखा था कि क्या कंपनी के ऊपर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या पेंडिंग है। ठीक है। सो अगेन रिकॉल ऑल दीज 5 पॉइंट्स विथ मी। पीपी का पॉइंट था सबसे पहले एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, इसके अंदर दो बातें थी, टेंजिबल के रिकॉर्ड और इंटेंजिबल का रिकॉर्ड। दूसरी पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था फिजिकल वेरिफिकेशन, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपर्ली अकाउंट में प्रॉपर्ली अकाउंट में डील किया है या नहीं। ठीक है। द मटेरियल डिस्क्रिपेंसी शुड बी प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था हमारा टाइटल डीड्स के रिगार्डिंग, क्या टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी अदर देन लीज। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, अगर 10% ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा का चेंज है तो उसको आप यहाँ पर डिस्क्लोज कर दो। ठीक है, रिपोर्ट कर दो। फिफ्थ पॉइंट क्या था, अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी, कोई बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपके ऊपर प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंड क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी होगा, सबसे ज़्यादा इसमें ही पार्ट्स थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी पीपीई है, आ जाता है अक्सर एग्जाम में। सो द पॉइंट नंबर 2, द क्लॉज नंबर 2 क्या था हमारा, क्लॉज नंबर 2 था वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री। अभी यहाँ पर क्या बोला, फिजिकल वेरिफिकेशन। हमारा फर्स्ट क्लॉज में पीपीई में भी क्या था, हमें फर्स्ट क्लॉज में क्या देखना था, हमें पीपीई में देखना था एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड और फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी वही दो पॉइंट है। वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है इन द ओपिनियन ऑफ द कंपनी, और इस केस में क्या है, द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन। हमें क्या देखना होगा, क्या जो प्रोसीजर्स लगा कि कंपनी ने इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, क्या वो कवरेज और प्रोसीजर कंपनी की अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये भी हमें देखना होगा। एंड वेदर द डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर, और यहाँ पर अगर आपको 10% से ज़्यादा की डिस्क्रिपेंसी मिली है, पीपीई वाले पॉइंट में क्या था, पीपीई वाले पॉइंट में बोला था मटीरियल डिस्क्रिपेंसी को कैसे डेल्ट विद किया गया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये देखना। बट इन्वेंट्री वाले केस में, फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में क्या है, 10% ऑफ द पॉइंट। पीपी वाले केस में 10% ऑफ द पॉइंट कहाँ था, क्लॉज पॉइंट नंबर 4 में, जब हमने रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी किया था तो 10% ज़्यादा का जो अगर रिवैल्यूएशन किया उसको रिपोर्ट करना है। बट इन्वेंट्री के केस में क्या है, 10% और मोर अगर आपको यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी मिली फिजिकल वेरिफिकेशन में तो आपको उसको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये दोनों का मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया कि कहाँ पर 10% है, कहाँ पर कैसे है, ये सारा कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री हैज़ बीन कंडक्ट एंड रीजनेबल इंटरवल, और अगर 10% से ज़्यादा का, दूसरी बात क्या थी, जो आपको कवरेज एंड प्रोसीजर ऑडिटर को चेक करना होगा, और तीसरी बात कि अगर 10% से ज़्यादा की कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिली है तो हमको यहाँ पर देखना है वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। ओके, whether they have been properly dealt with in the books of accounts or not. Then point number 2 क्या था, whether during any point of time of the year, पूरे किसी भी टाइम में, पूरे साल में किसी भी टाइम the company has sanctioned a working capital limit, क्या कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए कितने की लिमिट मिली है, 5 करोड़ रुपीस की। क्या कंपनी को किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह से वर्किंग कैपिटल के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट मिली है या नहीं। ठीक है, 5 करोड़ तक माफ़
5 करोड़ से ज़्यादा के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा। वेदर द क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल बाय द कंपनी विद सच बैंक्स आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो, जब हमें कोई भी बैंक से लोन मिलता है तो हमें क्या करना होता है, हमें क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना होता है कि हमारी इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री के रिगार्डिंग लोन मिलता है तो जिसने एडवांसेस वगैरह का ऑडिट किया होगा उसे पता होगा कि जब भी एडवांसेस दिए जाते हैं तो उस केस में ऑडिटर, उस केस में जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है बैंक का, वो एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करता है कि हमारे पास कितनी कितनी इन्वेंट्री है, किस चीज़ की, पूरी क्वांटिटेटिव डिटेल दी जाती है। तो यहाँ पर उसी स्टेटमेंट की बात करें तो वेदर द क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो, इन्वेंट्री का स्टेटमेंट दिया जाता है फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक। अच्छा, तो अब इसमें फ्रॉड क्या होता है, इस केस में होता क्या है, जब वो जो भी कस्टमर होता है बैंक का, वो बैंक को लाकर देता है एक स्टेटमेंट और उसमें लिखा होता है कि क्वांटिटेटिव डिटेल्स, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी इतनी है, सारा कुछ डिटेल लिखा होता है। और कभी कभी उसमें, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जो छोटे कस्टमर्स होते हैं वो उसमें गलत रिपोर्टिंग करते हैं हमेशा, कि हमारे पास इतना इतना है, वाइल द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज़ क्वाइट लेस। ठीक है, ज़्यादा दिखाते हैं सो दैट बैंक अपनी प्रोसीडिंग में उनका लोन बंद ना कर दे, ठीक है, उनकी लिमिट क्लोज ना कर दे, इसलिए यहाँ पर ये फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर दिखाया, देख लो यहाँ पर इस पॉइंट का क्या लॉजिक है। जो भी आप पहले तो देखो, आपको 5 करोड़ से ज़्यादा की वर्किंग कैपिटल लिमिट मिली है, ठीक है, मतलब आपको किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगाना, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट सैंक्शन हुई है। तो उस केस में आपको क्या, आप जो भी रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, मंथली करो, क्वार्टरली करो, जैसे भी करो, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली कारों में क्वार्टरली वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली बैंक में कैसे भी हो सकते हैं, एज पर द बैंक टू बैंक वो डिफर करता है, प्राइवेट बैंक में अलग, पब्लिक बैंक में अलग, बट स्टिल चलो लेट्स फोकस टू आर क्लॉज नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट जो कंपनी फाइल करती है विद सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे मस्ट बी इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल सही सही स्टेटमेंट होने चाहिए सो दैट बैंक के वहाँ पर कुछ भी लॉस ना हो, ठीक है। यहाँ पर आरबीआई ने उसको भी प्रोटेक्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि बैंक के इंटरेस्ट को बचाया गया है सो दैट यहाँ पर क्या हो पाए, यहाँ पर लोन डूबने से बचाया जा सके, ठीक है। ये लोन का जो लिमिट का पैसा है ये डूबे नहीं, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट आपको दोनों प्रॉपरली याद रहेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था, वेदर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्ट एट द रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट। फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है, कवरेज एंड प्रोसीजर प्रॉपर है या नहीं है, उसके बाद में 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री अगर है तो आपको देखना है हाउ दे आर डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरी बात क्या, 5 करोड़ से ज़्यादा का लोन सैंक्शन हुआ है, अच्छा, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हुआ होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से। यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट, ठीक है। अगर आपको करंट एसेट की बेसिस, करंट एसेट की सिक्योरिटी के बेसिस पर मिला है तो वो लोन भी आपको यहीं पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, वर्किंग कैपिटल की आपको लिमिट सैंक्शन हुई है 5 करोड़ से ज़्यादा की फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट। तो उस केस में जो भी आप अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट बैंक को सबमिट कर रहे हो वो सही सही होने चाहिए, दैट मस्ट बी इन कंप्लायंस विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। इसके लिए अगर ये सही नहीं है तो भी हमको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये देखो, इफ़ नॉट गिव डिटेल्स। ये हमारे हो गए 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था, पीपीई वाला। पीपीई वाले पॉइंट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पीपीई वाले पॉइंट में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, टैंजिबल का रिकॉर्ड भी मेंटेन करो, इंटैंजिबल का भी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट था फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रॉपर्ली फिजिकल वेरिफिकेशन किया, कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी हो, हाउ दे आर डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तीसरा पॉइंट क्या था, टाइटल डीड्स की रिगार्डिंग, टाइटल डीड्स शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी अदर देन द लीज्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट था हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, अगर 10% से ज़्यादा का नेट कैरिंग वैल्यू में रिवैल्यूएशन किया है तो उसको वहाँ पर मेंशन कर दो। तीसरा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या था, होल्डिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई भी आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है या फिर आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो आप उसको मेंशन कर दो। दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा क्लॉज क्या था, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। हमने क्या बोला, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी हमारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करो। उसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन, और 10% ज़्यादा का अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में चेंज आ रहा है, 10% ज़्यादा की कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपने नोटिस की है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वेदर दे हैव adequately been whether they have been properly dealt with in the books of accounts। ओके, साफ सिंपल इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज।
देन पॉइंट नंबर 2 ऑफ क्लॉज 2, यहाँ पर बोला 5 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट अगर आपको सैंक्शन हुई ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि आप जो भी क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करें बैंक के साथ में, दे शुड बी इन कंप्लायंस विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा LIGS से रिगार्डिंग। LIGS क्या, लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। LIGS, L फॉर लोन एंड एडवांसेस, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गारंटी, S फॉर सिक्योरिटी। यहाँ पर लिखो LIGS, ये 4 वर्ड आपको याद रखने चाहिए। LIGS, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। मेरे साथ बोलो, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट, क्या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या किसी को लोन गारंटी या सिक्योरिटी दी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर दी है तो हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक वेदर द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड एनी लोन या एडवांस, यस, लोन या एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन गारंटी और सिक्योरिटी। तो उस केस में हमें क्या देखना होगा, हमें ये 2 पॉइंट देखने होंगे, A और B। 2 पॉइंट क्या, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट को आपने लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दी है, कितने अमाउंट की आपने लोन गारंटी या सिक्योरिटी दी है, ठीक है। दिस अमाउंट, दिस क्लॉज इज पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू लोन एंड गारंटी एंड सिक्योरिटी, ओके। तो कितने अमाउंट की आपने सिक्योरिटी दी है, द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट, कितने अमाउंट की आपने लोन गारंटी सिक्योरिटी दी थी और उसमें से कितना भी बचा हुआ है, और आपने सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, मतलब अपने छोटे छोटे भाई बहनों को कितना कितना लोन दिया हुआ, कितना गारंटी दिया है, कितना सिक्योरिटी दिया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, कभी भी अगर लॉ पढ़ा है तो आपको यहाँ पर सेक्शन 186 का कंप्लायंस याद आ रहा होगा, और अगर नहीं याद आ रहा है देन यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। 185 186 से यहाँ पर कंप्लायंस लगता है, यू नीड नॉट टू वरी, क्योंकि हमें उस प्रोविजन के अंदर नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर हमने देखो किसी को लोन दिया है, गारंटी दिया है या सिक्योरिटी दिया है, तो उस केस में हमें क्या देखना है कि जितना भी अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट, तो उतना हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना। और तीसरा, हमने अपने छोटे भाई बहनों को कितना दिया, मतलब अपनी सब्सिडियरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को कितना कितना लोन दिया है, कितनी गारंटी दी है, कितनी सिक्योरिटी दी है, ओके। देन एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट हमने ड्यूरिंग द ईयर दिया है, एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू लोन्स एडवांसेस टू पार्टीज अदर देन हमारी सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। हमारे भाई बहनों को हमने कितना लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया, अदर देन भाई बहनों को हमने कितना लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी दिया, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या, 2 पॉइंट ही थे एक्चुअली इसके, ये 2 पॉइंट थे, A और B, इसको मार्क कर लो क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छे से लिखा नहीं है। इसके बाद ये जो आपका ये स्मॉल ए आता है, ये स्मॉल ए के बाद डायरेक्टली ये है सेकेंड पॉइंट, ओके। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, whether the investment made, guarantee provided or security given and the terms condition of grant of all loans and advances in the nature of loan and guarantee provided are not prejudicial। important word क्या है, इन्वेस्टमेंट, मतलब LIGS जो लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी है, दैट मस्ट नॉट बी प्रेजुडिकल टू द कंपनी इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन एंड शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड, ठीक है। एक प्रॉपर रिपेमेंट शेड्यूल होगा आपका, एंड रिपेमेंट और रिसीट्स आर रेगुलर। आपको देखना है कि प्रॉपरली जिस तरह से स्केड्यूल्ड था आपका जो भी स्टिपुलेटेड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जैसे भी आपने तय किया था, क्या आप वैसे ही पे करो, वेदर यू आर रेगुलर इन पेइंग ऑफ योर लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटी, सिक्योरिटी और नॉट, ओके। ये भी रिपोर्ट करना है। अगर ओवर ड्यू हो रहा है तो अब बताओ कि ओवर ड्यू 90 डेज से ज़्यादा का ओवर ड्यू कब है, कब आपका ओवर ड्यू 90 डेज से ज़्यादा का हुआ है, और क्या आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं फॉर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। क्या आपने रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट के लिए, जस्ट बिकॉज आपका लोन 90 डेज से ज़्यादा का ओवर ड्यू हो चुका है, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने होंगे ना फॉर रिकवरी ऑफ योर लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इन दैट केस आपने क्या उस पर रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं या नहीं, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था क्या आपने किसी को लोन दिया, लोन क्या आपने भाई बहनों को दिया, तो उसका एग्रीगेट अमाउंट एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, अदर देन भाई बहनों को दिया तो लोन अमाउंट, एग्रीगेट लोन अमाउंट एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, ये दोनों चीज़ें हो गई। दूसरा पॉइंट क्या था,
दूसरा पॉइंट था कि क्या आपने कोई भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी दी है, वो इन दैट मस्ट नॉट बी प्रेजुडिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तीसरा पॉइंट क्या था, ओवर ड्यू हो रहा है, नहीं, दिस वन, लोन एंड इंटरेस्ट इन द नेचर ऑफ लोन, तो उस केस में जो भी स्टिपुलेटेड आपका इस रिपेमेंट शेड्यूल था, क्या आप उसको लेकर रेगुलर हो या नहीं हो। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या था, ओवर ड्यू हुआ है, 90 डेज से ज़्यादा का ओवर ड्यू हुआ है, क्या आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं टू रिकवर दैट लोन। ई पॉइंट नंबर ई क्या है, पॉइंट नंबर ई को मार्क करो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका MCQs आ सकते हैं। एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैव फॉलन ड्यू, कोई भी लोन एंड एडवांसेस जो इस साल मैच्योर हुए हैं, जो इस साल मैच्योर होने थे, ठीक है, ड्यू हो गए हैं इस साल, आपने क्या किया है, आपने उस लोन को मैच्योरिटी, उस लोन की मैच्योरिटी को, मतलब उस पर्टिकुलर लोन को पे ऑफ करने के लिए ऑन द मैच्योरिटी डेट आपने कोई भी न्यू लोन इशू कर दिया, ठीक है, या तो आपने उसी लोन को रिन्यू कर दिया, एक्सटेंडेड कर दिया, या फिर कोई नया लोन इशू कर दिया है टू सेटल द ओवर ड्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टीज। जस्ट बिकॉज टू सेटल द ओवर ड्यूज ऑफ द ओल्ड लोन आपने एक नया लोन सैंक्शन कर दिया है, या फिर उसको उसी लोन को आपने रिन्यू कर दिया है। तो अगर ऐसा किया है तो आपको इसका भी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड और एक्सटेंडेड और सेटल्ड बाय द फ्रेश लोन एंड उसका परसेंटेज भी आपको देना पड़ेगा। सपोज आपने क्या किया है, आपका 100 करोड़ के टोटल लोन थे, जिसमें से आपने 80 करोड़ के लोन तो आपके हो गए मैच्योर इस बार, और आपने क्या किया है, आपने उनका प्रॉपर पेमेंट रिसीव कर लिया, क्योंकि हमने लोन दिया था तो ऑन रिपेमेंट हमें सारा रिपेमेंट मिल चुका है। बट 20 करोड़ के लोन ऐसे थे जिसको या तो आपने रिन्यू कर दिया है, या एक्सटेंड कर दिया है, या फिर आपने क्या किया है, या आपने फ्रेश लोन दे दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इसका एग्रीगेट अमाउंट 20 करोड़ प्लस ये भी लिखना होगा 20%, ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में भी लिखना होगा 20% ऑफ द टोटल लोन्स, टोटल लोन मतलब 100 करोड़ का टोटल लोन, तो ऑफ द टोटल लोन्स ऑन एडवांसेस इन द नेचर ऑफ द लोन गिवन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और ये जिसका काम ही है लोन देना, उसके ऊपर ये क्लॉसेस एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के क्लॉसेस उस पर एप्लीकेबल नहीं होते जिसका काम है लोन देना। देखो यहाँ पर भी लिखा है नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन, मतलब बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये भी आपके MCQ का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है पॉइंट नंबर 1, क्या कंपनी ने किसी को लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया है, अगर दिया है तो बताओ अपने भाई बहनों को कितना दिया, अपने JV एसोसिएट और सब्सिडियरी को कितना दिया, अदर देन भाई बहनों को कितना दिया है, और कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था, जो भी आपने लोन दिया है क्या वो प्रेजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था कि जो भी स्केड्यूल्ड आपका रिपेमेंट है क्या आपने वैसे ही लोन दिया है या नहीं दिया है। फोर्थ पॉइंट क्या था, ओवर ड्यू हुआ 90 डेज से ज़्यादा का हो चुका है, तो उस केस में आपको रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन। पांचवा पॉइंट क्या था, पांचवा पॉइंट था कि आपका जो लोन है वो इस बार मैच्योर हो गया है एंड आपने उसको रिन्यू, एक्सटेंड या फिर न्यू लोन इशू कर दिया है और उसकी मैच्योरिटी को पे ऑफ करवा लिया है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे LIGS के। पॉइंट नंबर F, लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखा है, whether the company has granted any loan advances in the nature of loan either repayable on demand or without specifying any limit। अभी देखो, क्या कंपनी ने कोई ऐसे लोन इशू किया है जो रिपेबल ऑन डिमांड है, मतलब ऑन डिमांड रिपे करना पड़ेगा, या विदाउट स्पेसिफाइंग एनी लिमिट, बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई किए बिना क्या कर दिया, लोन इशू कर दिया। तो बताओ क्या ऐसे लोन नॉर्मली किसी को भी इशू किया जा सकते, भाई कोई भी ऐसे लोन नहीं लेगा जो रिपेबल ऑन डिमांड हो अनलेस एंटिल उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज टू टोटल लोन ग्रांटेड, ऐसे कितने लोन आपने ग्रांट किए हैं एंड प्लस कोई ये वाले लोन ऐसे तो लेने वाला नहीं है, रिपेमेंट ऑफ डिमांड के लोन कोई ऐसे तो लेगा नहीं। तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर्स रिलेटेड पार्टी, प्रमोटर है कंपनी का इसीलिए विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन लोन ले रहा है, ठीक है। तो रिपेबल ऑन डिमांड और विदाउट एनी टर्म्स कंडीशन जो लोन लिए जा रहे हैं, तो उस केस में आपको देना पड़ेगा कि एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज ऑफ टोटल लोन गिवन प्लस द प्रमोटर रिलेटेड पार्टीज को कितने लोन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 3 कंप्लीट।
अभी ये बड़ा बड़ा क्लॉज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बहुत छोटे छोटे क्लॉज आने वाले हैं, ठीक है। बट इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, एग्रीगेट अमाउंट, हमने कितना लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया है अपने भाई बहनों को और अदर देन भाई बहनों को। दूसरा पॉइंट क्या था, कंपनी के नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था जो हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड था, क्या कंपनी वैसे ही पेमेंट ले पा रही है या नहीं। चौथी बात कि अगर ओवर ड्यू हो गया है तो 90 डेज से ज़्यादा का ओवर ड्यू हुआ है तो कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या था, लोन मैच्योर हुआ है, कोई एक्सटेंशन या फिर कोई भी रिन्यूअल या कोई फ्रेश लोन इशू तो नहीं किया गया है, और अगर किया गया है तो उसका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एंड परसेंटेज सब कुछ बता दो आकर। उसके बाद में आपका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 6, यहाँ पर बोला है कि आपने जो भी लोन और गारंटी आपने दी है ये क्या रिपेबल ऑन डिमांड है या फिर ये आपका विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो उस केस में आपको एग्रीगेट अमाउंट एंड उसका परसेंटेज प्लस आपने इतना लोन कितने अपने रिलेटेड पार्टीज और प्रमोटर्स को दिया है वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे क्लॉज 3 खत्म हो चुके हैं, पूरे 3 क्लॉसेस। उसके बाद हमारा आता है LIGS के रिगार्डिंग एक और पॉइंट, ये है हमारा क्लॉज 4। ये कहता है कंप्लाइंसेस की बात, सेक्शन 185 186 जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि 185 186 का कंप्लाइंस लगता है। तो यहाँ पर क्लॉज 4 में आपको सिर्फ ये देखना है कि LIGS का कंप्लाइंस हो पा रहा है या नहीं, बस। इन रिस्पेक्ट ऑफ LIGS विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 186 हैव बीन कंप्लाइड विद, अगर नहीं तो फिर वो डिटेल आपको देनी है। खत्म। क्लॉज नंबर 5, पब्लिक डिपॉजिट, यहाँ पर लिखो पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, छोटा छोटा जैसे मैंने आपको लिखवाया है, यहाँ पर लिखो पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय द कंपनी और अमाउंट विच आर डीम टू बी डिपॉजिट। कोई ऐसे डिपॉजिट हैं जो कंपनी ने एक्सेप्ट किए हैं या कोई डिपॉजिट को जिसको डीम डिपॉजिट मान दिया गया है, तो उसमें अगर कोई RBI ने कोई भी डायरेक्टिव इशू किया है या फिर कंपनीज एक्ट का प्रोविजन 73 to 76 तक के कोई भी एप्लीकेबल है या उसका कोई रूल एप्लीकेबल है, उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उसके उस रूल का कंप्लायंस अगर कंपनी ने नहीं किया तो आपको उसका कॉन्ट्रवेंशन मेंशन करना पड़ेगा। और अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ है और उस केस में अगर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, CLB NCLT मतलब कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या फिर RBI या कोई अदर ट्राइब्यूनल ने, कोई अदर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने इसके रिगार्डिंग कोई डायरेक्टिव इशू किए हैं, तो वो डायरेक्टिव भी आपको क्या करने पड़ेंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया कि आपको कंप्लायंस चेक करना है, उसके बाद में CLB का कोई भी ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्या हुए, यहाँ पर छोटा छोटा सा लिख लो, पब्लिक डिपॉजिट के नीचे ही 2 एरो लगाकर लिखो यहाँ पर कि सबसे पहले तो कंप्लायंस चेक करना है, और दूसरी बात आपको क्या चेक करना है कि कोई भी जो आपका ऑर्डर आया है कोर्ट का या CLB का NCLT का वो कंप्लाई हो पा रहा है क्या नहीं। ये आपको 2 पॉइंट यहाँ पर क्लॉज नंबर 5 में चेक करना है। क्लॉज नंबर 6 क्या कहता है, कॉस्ट रिकॉर्ड। क्लॉज नंबर 6 कहता है कॉस्ट रिकॉर्ड, हमने बोला है सेक्शन 148 सेक्शन 1 के अंदर कि आपने उसको कंप्लाई किया है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखो छोटा छोटा कॉस्ट रिकॉर्ड, ओके। पॉइंट नंबर 7, रिपेमेंट, ठीक है, रिपेमेंट ऑफ व्हाट, रिपेमेंट नहीं, यहाँ पर स्टैट्यूटरी ड्यूज लिखो, ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक, इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूज। Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including goods and service tax, GST, PF, ESI मतलब प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टम, ड्यूटी एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस, कोई अदर भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इफ नॉट द एक्सटेंड एंड द अरियर ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल शैल बी इंडिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का Clause number 7, whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues. Undisputed statutory dues including GST, Provident Fund, ESI, income tax, sale tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess, any other statutory dues to the appropriate authority, ठीक है। किसी भी तरह का कोई टैक्स, किसी भी तरह का कोई सेस या कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर
पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ है, उस केस में क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑफ अरियर ऑफ आउटस्टैंडिंग, कब से वो पेंडिंग है, तो आपको क्या करना है, एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर वो एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इट इज पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 31 मार्च को अगर वो पर्टिकुलर जो स्टेचुटरी ड्यूज था, वो पर्टिकुलर स्टेचुटरी ड्यूज अगर 6 मंथ से ज़्यादा पुराना हो गया, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको इंडिकेट करना होगा। ओके, आपको उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टेचुटरी ड्यूज इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, PFI, इंश्योरेंस, सारा कुछ जो भी मतलब टैक्स या सेस है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये सारा कुछ आपको मतलब कि 1 अक्टूबर से पहले का है और आपने पेमेंट नहीं किया है, 1 अक्टूबर से पहले का ड्यू हो चुका था, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कारों में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये MCQ का पार्ट भी बन सकता है। ठीक है, कोई भी केस स्टडी फॉर्म करके आराम से ये पार्ट आ सकता है। वेयर द स्टेचुटरी ड्यूज हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड, अगर किसी डिस्प्यूट की वजह से स्टेचुटरी ड्यूज आपने डिपॉजिट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है एंड जिस फोरम में, मतलब किसी भी कोर्ट, किसी भी फोरम में जहाँ पर वो पेंडिंग है, उसकी डिटेल्स हम अपनी कारों में रिपोर्ट कर देंगे। ओके, हमें क्या करना होगा, हमें अमाउंट इन्वॉल्व एंड द फोरम, ये दो चीज़ें अपनी कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अमाउंट इन्वॉल्व एंड द फोरम, ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी होगी, कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, सिर्फ आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, सिर्फ जाकर एक पर्टिकुलर अपना व्यू रखना है, तो उस केस में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्प्यूट नहीं मानते। यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्प्यूटेड के बारे में। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट की वजह से अगर कोई आपका पेंडेंसी है, तो उस केस में आप अमाउंट और उसका फोरम बता दो। बट अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर आपने 6 महीने ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं किया है, तो हम उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे अपने कारों के अंदर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 8 कहता है अनरिकॉर्डेड इनकम। ठीक है, व्हेन यहाँ पर लिखो अनरिकॉर्डेड इनकम, अनरिकॉर्डेड इनकम, वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज, क्या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं था, क्या आपने उसको सरेंडर या डिस्क्लोज किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन द टैक्स असेसमेंट, क्या आपने इस असेसमेंट ईयर में पिछले किन्हीं सालों का कोई भी इनकम डिस्क्लोज किया है। ऐसा कोई भी इनकम, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा था, तो हमें उसको कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज़ नन बट द जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है, ब्लैक मनी का जो डिस्क्लोजर होता है, बस ये वही सेक्शन है। ओके, देन क्लॉज नंबर 9, यस, क्लॉज नंबर 9, दिस इज रिपेमेंट ऑफ लोन, दिस इज व्हाट, रिपेमेंट ऑफ लोन, यहाँ पर लिखो रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स। ओके, तो अभी हमें इसमें क्या देखना होगा, क्लॉज नंबर 9 में देखना होगा, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ लोन और अदर डिपॉजिट और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी लेंडर्स। ठीक है, वेदर द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ लोन, क्या कंपनी ने लोन के रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है, और अगर किया है तो उसका इंटरेस्ट कितना लेंडर को देना बाकी है। अगर हाँ किया है, चाहे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट किसी का भी डिफ़ॉल्ट किया है, तो पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, ये दो चीज़ें आपको लिखनी होंगी, पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, दोनों चीज़ें आपको लिखनी का किस फॉर्म में, ये नेचर ऑफ बोरिंग क्या है, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, ये भी लिखना होगा, प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है, किसका डिफ़ॉल्ट किया है, एंड द नंबर ऑफ डेज डिलेड, कितने डेज आपने डिले किया है, एंड द रिमार्क्स। ठीक है, यहाँ पर देखो एक जो आपको पॉइंट नोट करना है, नंबर ऑफ डेज में। ठीक है, नंबर ऑफ डेज में यहाँ पर रिपोर्टिंग जाती है, किसमें रिपोर्टिंग जाती है, नंबर ऑफ डेज में। ठीक है, वेदर द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ लोन बोरिंग, क्या कंपनी ने रिपेमेंट ऑफ लोन बोरिंग के रेफरेंस में कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है, उस केस में आपको यहाँ पर चेक करना होगा। ठीक है, कि क्या आपने प्रिंसिपल ऑफ लोन या इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई डिफ़ॉल्ट किया। देन पॉइंट नंबर 2 क्या था, वेदर द कंपनी इज ए डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, क्या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में, जो RBI विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट हर बार निकालता है, क्या कंपनी उस लिस्ट में तो नहीं है, for defaulting any loan to any bank, any financial institution or any other lender।
ठीक है। वेदर द टर्म लोन वॉज अप्लाइड फॉर द पर्पज फॉर विच द लोन वॉज ऑब्टेन, देखो जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया जाता है उस लोन को अप्लाई भी उसी पर्पज़ के लिए किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया देन द अमाउंट, जितना नेचर ऑफ जितना अमाउंट ऑफ लोन है जिसको आपने डाइवर्ट किया एंड द पर्पज़ फॉर विच इट मे बी फॉर विच इट इज़ यूज्ड, इसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर लिखा है मे बी रिपोर्टेड, मन करे तो कर देना, ठीक है। अमाउंट ऑफ लोन तो बता ही देना। तो अभी क्या है यहाँ पर लिखा है वेदर द लोन, जिस पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया उस पर्पज़ के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ लोन एंड द पर्पज़ फॉर विच इट इज़ यूज़, किस काम के लिए आपने यूज़ किया है, ये दोनों चीज़ें आप बता दो। देन फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, आपने शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए फंड लिया था और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो अभी बताओ क्या आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपने देखो ये पॉइंट हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न के केस में कि जब ऐसा होता है, जब शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोन लेकर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर पेमेंट कर देते हो तो आपका गोइंग कंसर्न भी हैम्पर होता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या होते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस में शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको लोन का रिपेमेंट करना होता है और आपके जो लोन का पैसा आने वाला होता है जिसको आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका आएगा लॉन्ग टर्म में, मतलब 20 साल बाद आएगा और पेमेंट आज को करना है, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद करना है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में गोइंग कंसर्न के ऊपर खतरा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 520 का भी रेफरेंस आप चाहो तो छोटा छोटा लिख लो क्योंकि ये सिमिलर पॉइंट हमने वहाँ भी पढ़ा था, ठीक है। रिकॉलिंग करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, विद टर्म लोन शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आपने लिया है, उसको लॉन्ग टर्म में तो आपने इन्वेस्ट नहीं कर दिया, लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए तो नहीं यूज़ कर लिया ये। देन ये पॉइंट क्या था, कंपनी हैज़ टेकन फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट और ऑफ टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट जेवी। अगर आपने कोई भी लोन लिया है फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन टू मीट, ठीक है, पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट, मतलब अपने छोटे भाई बहनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने कोई लोन लिया, आपने किसी सब्सिडियरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के लिए कोई लोन लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और अमाउंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और उसके बाद में कंपनी ने कोई लोन लिया है ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन द सब्सिडियरी, अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने भाई बहनों की सिक्योरिटी के ऊपर आपने कोई लोन लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी एंड उसका भी अमाउंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उसके लिए आपने रिपेमेंट में आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसके सारे क्लॉसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी क्या था, क्लॉज नंबर 9 रिपेमेंट ऑफ लोन, आपने कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का डिफ़ॉल्ट किया है तो पॉइंट नंबर 1, विलफुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में हो तो पॉइंट नंबर 2। उसके बाद में आपने कोई टर्म लोन लिया था लेकिन उस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जिसके लिए आपने ऑब्टेन किया था, शॉर्ट टर्म बेसिस को आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद में आपने कोई अपने जॉइंट वेंचर, मतलब अपने छोटे भाई बहनों जॉइंट वेंचर सब्सिडियरी एसोसिएट की किसी ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने के लिए लोन लिया, उसका अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बता दो। उसके बाद में अगर आपने अपने छोटे भाई बहनों की सिक्योरिटी के ऊपर लोन लिया और आपने उस लोन का डिफ़ॉल्ट किया तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी, ठीक है। गिव डिटेल देयर ऑफ और उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 9। कितने क्लॉज थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्लॉज थे यहाँ पर। अभी हम इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, जब पूरी रिकॉल करेंगे सारे क्लॉसेस एक साथ एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। सो क्लॉज नंबर 10, क्लॉज नंबर 10 किसका, आईपीओ एफपीओ। यहाँ पर लिख दो आईपीओ एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, ओके। तो यहाँ पर क्या है, मनी रेस किया है कंपनी ने पब्लिक का पैसा उठाया बाय इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर ड्यूरिंग द ईयर दैट विल अप्लाइज फॉर द पर्पस फॉर विच दोज वर रेज, ठीक है। आपने आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया, आपने आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर से अपने पब्लिक से पैसा उठाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पर्पज़ के लिए उठाया है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम क्या लेंगे, हम डिटेल टुगेदर विद द डिले और डिफ़ॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन। अगर नहीं तो हम देंगे डिले की रिपोर्टिंग, कितनी देर बाद आपने पैसे को यूज़ किया है और कितने टाइम बाद आपने उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जिस पर्पज़ के लिए आपने उठाया था पैसा पब्लिक से। और अगर डिफ़ॉल्ट किया है, नहीं यूज़ किया है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो वो भी लिखेंगे एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। और उसके बाद में अब चूँकि जब आप पब्लिक से पैसा उठाते हो तो आपके ऊपर ढेर सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है, सेबी भी उठकर आ जाता है और ढेर सारी उसकी
लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक तो नहीं बच सकते, तो उस केस में क्या होगा, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो आपने पूरे साल में एडजस्टमेंट कर ही लिया होगा, तो बता दो आप क्या क्या रेक्टिफिकेशन किया हो, सो दैट आई कैन रिपोर्ट इट इन माई कारो। आपको कारो में हम रिपोर्ट कर देंगे, इसके लिए हमको आप क्या करो, रेक्टिफिकेशन भी बता दो कि आपने सब्सिक्वेंटली उसको कैसे एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा IPFPO से रिलेटेड पॉइंट। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये किसके रिलेटेड है, ये है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट किसके रिगार्डिंग था, IPFPO के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट किसके रिगार्डिंग था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या करना होगा, whether the requirement of 42 and 62 of the Companies Act have been complied with and the fund raised have been used for the purpose for which fund was raised. If not, then provide the details of the amount involved and the nature of non-compliance. आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 42 की एंड 62 ये दो सेक्शन है, एक ये है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का और ये है प्राइवेट प्लेसमेंट का। आपको ये दो सेक्शन कंप्लाई करने पड़ेंगे। इफ़ फंड रेज फॉर द पर्पस, if the fund raised have been used for the purpose for which they have been, देखो पब्लिक से पैसा उठाओ या प्राइवेट से पैसा उठाओ, प्राइवेट प्लेसमेंट में उठाओ या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कभी भी पैसा उठाना आपको उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है जिस पर्पस के लिए उसको आपने पैसा रेज किया है। अगर उस पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यही सेम पॉइंट आपको ये रिपेमेंट ऑफ लोन वाले में भी था, ये देखो C पॉइंट। अगर आपने जिस पर्पज़ के लिए पैसा उठाया उसमें नहीं इन्वेस्ट किया है, उस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग। अब चाहे वो रिपेमेंट ऑफ लोन हो, मतलब बैंक का या किसी और पार्टी का लोन हो, या फिर आपने IPO-FPO से पैसा उठाया हो, या फिर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया हो, किसी भी तरह से आपने पब्लिक मनी में डील किया, आपको अगर उस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया है तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। दिस इज़ द कोर ऑफ दिस इंटायर, और ये दोनों जितने भी क्लॉसेस हैं ना, क्लॉज नंबर 9 और 10, ये उसका कोर है। और क्लॉज नंबर 10 में तो पर्टिकुलरली लिखा ही यही है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट, क्लॉज नंबर 11। क्लॉज नंबर 11 है फ्रॉड का, यहाँ पर लिखो फ्रॉड। अभी मैं सारे क्लॉज आपको याद करवा दूंगी, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया या कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हो गया है, that have been noticed or reported during their, कोई ऐसा फ्रॉड नोटिस किया गया है या रिपोर्ट किया गया है, अगर हाँ तो नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। अगर आपने कोई भी फ्रॉड कंपनी के ऊपर किया गया है या कंपनी ने किया है और आपने उसको नोटिस या रिपोर्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर, उस केस में क्या करेगा, ऑडिटर भी अपने कारों में रिपोर्ट करेगा, नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व इन दैट फ्रॉड। दूसरा पॉइंट क्या है, वेदर एनी रिपोर्ट, अगर आपने कोई सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के अंदर कोई भी रिपोर्टिंग की है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी यहाँ पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अभी ये 143 सब सेक्शन 12 क्या है, इसको आप स्टार मार्क कर लो और मैं इसको अभी ही इसी लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगी। ओके, पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से, इसलिए इसको भी स्टार मार्क कर लो। देन वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर विसिल ब्लोअर कंप्लेंट। विसिल ब्लोअर क्या होती है, विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स होती हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ आके कंपनी को ये बताते हैं कि कंपनी में किसी तरह का कोई भी विसिल ब्लोअर मीन्स कंपनी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी घपला घोटाला चल रहा है, जो कि लोअर मैनेजमेंट आके टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। और अगर ऐसी विसिल ब्लोअर पूरा मैकेनिज्म होता है, बट आप उतने डीप में मत जाओ भी, यहाँ पर इतना ही ज़रूरी कि आप विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स याद रखो कि कंपनी को लोअर मैनेजमेंट आकर कुछ भी बताता है टॉप मैनेजमेंट को कि कंपनी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है और एंड दिस नीड पर्टिकुलर स्पेशल इमरजेंट अटेंशन, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कंपनी उसको कैरी ऑन करती है। ठीक है, कंपनी उसको कंसिडर करती है और इस पर अपने प्रॉपर एक्शन लेती है, रीजनेबल स्टेप्स लेती है। अगर कोई भी विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको ऑडिटर कंसिडर करेगा। ठीक है, दिस इज नन अदर देन द कंप्लेंट्स। एक कंप्लेंट बॉक्स रखा है और उसमें आके कंप्लेन अपनी किसी ने डाल दिया और विदाउट गिविंग हिज और हर नेम, तो ऐसे करके जो कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट्स होती है उस टाइप के एक पूरा मैकेनिज्म होता है। ओके, अब इसको इन डेप्थ नहीं जा रहे। तो फ्रॉड के रिगार्डिंग 3 पॉइंट थे। सबसे पहले तो हमने कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ या कंपनी को लेकर किसी और ने फ्रॉड किया है, ऐसा फ्रॉड नोटिस किया या रिपोर्टेड किया गया है कंपनी के थ्रू ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हमें क्या करना है, नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। दूसरी बात, अगर कोई कंपनी के ऊपर 143(12) की रिपोर्टिंग हुई है तो वो एडीटी फॉर्म में जो भी रिपोर्टिंग की है वो हमें यहाँ पर लिखकर चलना है। उसके बाद में क्लॉज नंबर सी, विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग आपको क्या करना होगा, आपको विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स को भी कंसिडर करना होगा जो कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग। देन क्लॉज नंबर 12,
निधि के रिगार्डिंग, वेदर द निधि हैज कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो 1:20 टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट। ठीक है, निधि कंपनी है, उसका नेट ओन फंड डिपॉजिट के साथ में कितना होना चाहिए, 1:20। इसको याद कर लो, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, यस, तो हो गया ये। तो अब बताओ निधि कंपनी को क्या कंप्लाई कर रही है, निधि कंपनी का जो नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो है 1:20 का, क्या निधि कंपनी अपने उस रेशियो को कंप्लाई कर रही है या नहीं है, ये भी कंपनी को यहाँ पर देखकर चलना है। दूसरी बात क्या है, वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। ठीक है, अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी मॉर्टगेज। ठीक है, विदाउट एनी मॉर्टगेज, कोई भी गिरवी रखे बिना क्या निधि कंपनी 10% ऑफ द अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन कर रही है। ये रूल होता है पूरा निधि में। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ये निधि रूल के ही 3 पॉइंट है जो यहाँ पर दे दिए गए। आपको निधि के रूल्स नहीं पढ़ने, बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। सबसे पहले क्या है, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 होना चाहिए। देन 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होना चाहिए टू मीट आउट द लायबिलिटी। ठीक है, निधि कंपनी का 10% अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट होना चाहिए। देन वेदर देयर हैज़ बीन एनी डिफॉल्ट इन द रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट, तो उस केस में क्या होंगे, हम उसकी डिटेल देंगे। ठीक है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट, अगर निधि क्या कर रही है, निधि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको उस डिफॉल्ट का डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 177 188। ये किसके रिगार्डिंग पॉइंट होता है, ये होता है रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपने रिलेटेड पार्टी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन किया सेक्शन 177 में, सेक्शन 188 में, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटेड पार्टी के साथ में कंपनी ने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 14 यहाँ पर क्या आता है, इंटरनल ऑडिट कमेंसरेट। इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं, यहाँ पर लिखो इंटरनल ऑडिट। ओके, वेदर द इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, whether the report of the internal auditor for the period under audit considered by the statutory auditor, whether the reports of the internal auditor for the period under audit were considered by the statutory auditor। ठीक है, इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग 2 पॉइंट क्या है, कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट सिस्टम, क्या कंपनी में इंटरनल ऑडिट होता है, और अगर होता है तो क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देन clause number 15, whether the company has entered into non-cash transaction with director or person connected with them। डोंट वरी, क्लॉज की फिक्र मत करो, मैं भी याद करवा दूंगी, बस अभी कंटेंट पढ़ते चलो। ठीक है, वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्या कंपनी किस डायरेक्टर के साथ में या किसी और कनेक्टेड पर्सन के साथ में किसी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में एंटर हुई है, जिसका इम्प्लीकेशन सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो हमको देखना होगा कि वो कंप्लाई हो रहा है या नहीं। उसके बाद में क्लॉज नंबर 16 यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखो RBI। ठीक है, RBI रजिस्ट्रेशन। ओके, RBI रजिस्ट्रेशन। तो वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर 45IA। 45IA क्या है, 45IA कम 45 कम 45IA। ओके, सो वेदर द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1932, अगर ऐसा है तो क्या बताओ, कंपनी के ऊपर जब रिक्वायरमेंट आ गई तो कंपनी रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है, ये देखना है। देन वेदर द कंपनी हैज मेकिंग NBF नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और HFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर अगर कवर होती है विदाउट, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कभी भी विदाउट ऑब्टेनिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काम शुरू नहीं कर सकती। अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो क्या आपने लिया है या नहीं लिया है, अगर आपने नहीं लिया तो आपका ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब हम लोग रिपोर्ट कर देंगे। देन वेदर द कंपनी इज ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कंपनी पूरी तरह से क्या है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज डिफाइंड इन द RBI एक्ट, और वो कोई किक का पूरा क्राइटेरिया भी फॉलो करती है। किक का क्राइटेरिया क्या है वो हम NBFC वाले चैप्टर में देख लेंगे। एंड इफ द कंपनी इज एन एग्जेम्प्टेड ऑन अनरजिस्टर्ड किक, अगर कोई कंपनी एग्जेम्प्टेड है या फिर अनरजिस्टर्ड है तो क्या वो अनरजिस्टर्ड रहने की क्राइटेरिया में है, मतलब वो रजिस्टर होने की क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती है। ठीक है,
और वो सारे अनरजिस्टर्ड ही रहेगी, ऐसा करके मैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कर सकती हूँ। मतलब अगर कंपनी के ऊपर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है तो क्या वाकई में कंपनी के ऊपर, सच में कंपनी के ऊपर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है, ये बस देखना है यहाँ पर, ठीक है। देन वेदर द कंपनी हैज़ मोर देन वन किक एज पार्ट ऑफ द ग्रुप, अगर हाँ तो फिर देन द नंबर ऑफ किक एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, कंपनी में कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर वो एक ग्रुप कंपनी है तो कंपनी के अंदर कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एंड वो किस तरह से फॉर्म करती हैं द पार्ट ऑफ द ग्रुप, आपको ये भी देखना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट आर द पॉइंट्स ओवर हियर। आरबीआई रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ये पॉइंट है, इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर 45 आइए, 45 आइए कहता है आइए और हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। तो सेक्शन 45 आइए क्या कहता है आरबीआई एक्ट का, कि आइए और हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराइए 45 आइए। तो हमें सबसे पहले देखना है कंपनी के ऊपर अगर आने की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर कंपनी क्या कर लेगी, कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन ले लेगी, और अगर नहीं लिया है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेट, विदाउट वैलिड COR, विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो ऑपरेट नहीं कर सकती। तीसरी बात, अगर कंपनी किक है तो और वो किक रहने की क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो भी हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या एग्जम्प्टेड कैटेगरी में तो नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो, और नहीं है वो बिना एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आए हुए ही वो क्या कर रही है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रही है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप ग्रुप कंपनी देख रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कंपनी के अंदर कितनी किक्स हैं, ओके, कंपनी के अंदर कितनी CICs हैं, कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द 4 पॉइंट। सबसे पहले तो देखो कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट है 45 आई है कि अगर है तो उसको लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन, और अगर नहीं लिया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या कंपनी ने कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर एंटर किया है विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर वो कैरी ऑन कर रही है अपना बिजनेस, देन इट इज़ नॉट अलाउड। देन किक के ऊपर आपको देखना है क्या कंपनी किक की क्राइटेरिया फुलफिल करती है एग्जम्प्टेड कैटेगरी की, अगर नहीं करती तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मोर देन वन किक एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको देखना पड़ेगा हाउ मेनी किक्स आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ पॉइंट नंबर 16। लेट्स मूव टू 17 में यहाँ पर लिखो कैश लॉसेस। अभी क्या कंपनी के ऊपर, कंपनी ने क्या कोई कैश लॉसेस इनकर किए इन द फाइनेंशियल ईयर और इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर है तो फिर वो अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस बता दो। उसके बाद में वेदर एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या कंपनी के ऊपर रजिस्ट्रेशन इन रेजिग्नेशन, ओके, इट इज़ रेजिग्नेशन। whether the company has incurred cash losses in the financial year, क्या कंपनी ने कोई कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर इनकर किए हैं वो बताना है। उसके बाद में हमारे ये नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर आई थिंक इट्स 18। इट टॉक्स अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, बताओ कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, अगर कर दिया तो वेदर द ऑडिटर हैज़ टेकन दिस कंसिडरेशन इनटू इश्यूज इन एग्रीगेट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिज़ाइन किया है, कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, वो चला गया, तो उसने जो भी इश्यूज़, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ ना कुछ कंसर्न्स तो उठाए होंगे ना, तो वो जो आउटगोइंग ऑडिटर के कंसर्न थे, क्या इनकमिंग ऑडिटर ने वो सारे ऑब्जेक्शन, इश्यूज़ और कंसर्न को कंसिडर किया है या नहीं किया है, ठीक है। मीन्स अगर कोई ऐसी बात थी जो हमारा आउटगोइंग ऑडिटर जिसकी वजह से रिज़ाइन करके गया, मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे होंगे उसकी नज़र में, तो इसलिए वो रिज़ाइन करके चला गया, तो अगर वो पॉइंट्स थे तो जो हमारा अभी प्रेजेंट ऑडिटर ने क्या उसको कंसिडर किया है या नहीं, ये भी हमें रिपोर्ट करना है। मतलब कारों की रिपोर्टिंग ना एक तरह से ऑडिटर की जान लेने की बात है, हर चीज़ रिपोर्ट करना है, यहाँ पर जितने भी क्रिटिकल इशूज़ हैं सारा कुछ रिपोर्ट करना होता है, और बहुत इन डेप्थ यहाँ पर डिटेल्स मांगी जाती हैं। मतलब लिटरली अगर आप बिग कंपनीज की कार रिपोर्टिंग देखो ना, इट इज़ इन एग्रीगेट लाइक चलो, लेकिन हाँ बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है। इससे पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो ऑब्वियसली इतना कुछ तो चलता है ना, इतना भी नहीं देंगे तो कंपनीज, मतलब इतना सारे रेगुलेशन होने के बाद तो कंपनीज भाग जाती हैं। अगर ये सब नहीं होता तो बताओ कंपनीज क्या ही करती हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपना
कौन कौन सा पॉइंट कवर हो गया, यहाँ तक हमारा कवर हो गया, ठीक है। वेदर देयर हैज़ बीन एनी रेजिग्नेशन, कोई रिज़ाइन करके गया हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो उस केस में क्या करेंगे, इश्यूज, ऑब्जेक्शन और कंसर्न जो भी है वो हमें आउट गोइंग ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए थे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल, यहाँ पर पहले लिखो छोटा सा गोइंग कंसर्न, यहाँ पर लिखो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट था ये हमारा पॉइंट नंबर 19, ये हो गया हमारा गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड द पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, अदर इन्फॉर्मेशन अकम्पनीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बीओडी एंड मैनेजमेंट प्लान। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट, हम ये सारा कुछ एनालिसिस करते हैं ना, ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। देखो जब एसेट से पैसा रियलाइज होगा तभी तो लायबिलिटी का पेमेंट हो पाएगा, वरना कैसे लायबिलिटी पे ऑफ करोगे। देन अदर इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने कंसिडर किया, फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये 3 चीज़ें हमने कंसिडर की। उसके बाद में कोई और इन्फॉर्मेशन अकम्पनीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द मैनेजमेंट प्लान, ऑडिटर की नॉलेज रिगार्डिंग द बोर्ड, बीओडी और मैनेजमेंट प्लान के रिगार्डिंग जो भी ऑडिटर की नॉलेज में ये सारे एनालिसिस हैं, एजिंग एनालिसिस, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। सो वेदर द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट नो मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, क्या ऑडिटर को भी यही लगता है कि कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, दैट द कंपनी इज केपेबल ऑफ मीट इट्स डिमांड, क्या कोई भी मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है रिगार्डिंग द केपेबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट एंड एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू, ओके, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन एग्रीगेट, घुमाकर हाथ को कान पकड़ा है और यहाँ पर बोला है गोइंग कंसर्न की बात। गोइंग कंसर्न की बात क्या, कि देखो यहाँ पर जो आपका एनालिसिस है, उस एनालिसिस के बेसिस पर क्या आप अपने क्रेडिटर को पे ऑफ कर पाएंगे, मैनेजमेंट के प्लान और एक्शन की आपने नॉलेज ली, ठीक है। उसके बाद आपने मैनेजमेंट के तो इंटेंशन पढ़ लिए ना कि क्या हो रहा है, ऑडिटर को नॉलेज मिल चुकी है मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट प्लान के बारे में ऑडिटर को नॉलेज मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद में ऑडिटर को अपना भी दिमाग लगाना है, ऑडिटर को अपनी भी जजमेंट अप्लाई करके ऑडिटर को ये भी देखना है दैट मेरे हिसाब से भी कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, ये भी हमें कारों में लिखना पड़ता है, लिटरली लिखना पड़ता है, दैट नो मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, दैट द कंपनी इज अनेबल टू मीट द डिमांड। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी मीट नहीं कर पाएगी डिमांड, कंपनी 1 साल तक के जो भी लायबिलिटी आ रही हैं उसको मीट आउट कर सकती है। कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट डेट पर जो भी लायबिलिटी हैं वो कंपनी पे ऑफ कर सकती है अगले 1 साल के अंदर तक। कि मतलब कंपनी के पास इतने फंड हैं, ये कौन लिख रहा है, अपनी आहुति देखिए ऑडिटर लिख रहा है, ठीक है। वेदर द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट नो मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, अगर देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मैनेजमेंट के एक्शन और मैनेजमेंट के प्लान्स तो हमने ले लिए, हमने उसकी नॉलेज ले ली, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली, बट उसके बाद में अगर हमें लगता है, ऑडिटर को लगता है कि नहीं मैनेजमेंट के एक्शन और मैनेजमेंट के इंटेंशन सही नहीं है, यहाँ पर पे ऑफ नहीं हो पाएगा, अगले 1 साल के अंदर कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली है, तो उसमें क्या करें, उस केस में क्या करेंगे, ऑडिटर अपना ओपिनियन लिख देगा कि नहीं मुझे नहीं लगता कि कंपनी पे ऑफ कर पाएगी, क्योंकि देखो सारे एनालिसिस तो आपके पास है, अब आप इतना तो पता लगा ही सकते हो, ठीक है। मतलब ऑडिटर हल्का फुल्का इंसान तो है नहीं, अच्छा भला नॉलेजेबल इंसान है, तो यहाँ पर क्या करेगा, फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन के बेसिस पर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि हमारे ओपिनियन में भी 1 साल तक के पेमेंट का पे ऑफ कर सकती है कंपनी, ठीक है। नाउ कम टू क्लॉज नंबर 20। अभी मैं सारे क्लॉज याद करवा दूंगी, डोंट इवन वरीड अबाउट इट, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको याद करवा दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, और आपको सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ वो बोलते चलना है और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू CSR, ठीक है। मतलब सारे अब आप कर चुके हैं, अब हमें ज़रूरत किसकी है, हमें अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो कंपनी ने CSR में पैसा डिपॉजिट किया होगा, CSR के लिए कुछ पैसा विड्रॉ किया होगा, ठीक है।
तो उसमें क्या होगा, जो भी आपके ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कंपनी ने अगर उसमें से कुछ अनस्पेंड अमाउंट निकाला है, जो कुछ ऐसा अमाउंट है उस फंड का जो अभी भी अनस्पेंड अमाउंट पड़ा है उस पर्टिकुलर फंड में, तो क्या होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस विद द सेकेंड प्रोविजो, ये छोड़ो, आप इतना याद रखो कि अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कंपनी की जो अभी भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने प्रोजेक्ट है उसके लिए अगर कंपनी ने कोई पैसा निकाला हुआ है फंड में, तो उस फंड में क्या होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट पड़ा है उस फंड में, तो क्या करना होगा, उसको हमें कारों में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जब आपका कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है नहीं, तो आपने किस लिए पैसा निकाला है, उसको पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं, आप उसको जिस एक्टिविटी के लिए है उसमें आप स्पेंड कर दो, ठीक है। कोई अनस्पेंड अमाउंट होगा तो वो ऑडिटर कारों में रिपोर्ट कर देगा। दूसरी बात क्या थी, वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर सेक्शन 135 सब सेक्शन 5% एनी ऑनगोइंग, तो उसमें भी आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी आपको क्या करना होगा, स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं रखे बैठ सकते, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था, CSR के रिगार्डिंग अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा और 6 महीने तक कि आपने उसको सेट नहीं किया, ठीक है, उसको उसकी जगह पे नहीं पहुंचाया, खर्चा नहीं किया, तो आपको ऑडिटर उसको रिपोर्ट कर देगा। दूसरी बात, अगर अनस्पेंड अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट है, तो उस केस में क्या करना होगा, आपको स्पेशलाइज्ड फंड में उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिपॉजिट करवा देना है। देन लास्ट क्लॉज, मैंने आपको बोला था लास्ट ना, बाकी सब चलते हैं स्टैंड अलोन, लास्ट वाला चलता है साथ में मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एप्लीकेबल होता है। सो व्हाट इज रिटन ओवर हेयर, लेट अस चेक वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर। नाराज हो गए ऑडिटर साहब। रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट वी नीड टू चेक, क्या कोई एडवर्स रिमार्क या कोई क्वालिफिकेशन दिया है आपके ऑडिटर ने इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हाँ, अगर कोई एडवर्स रिमार्किंग है मतलब नेगेटिव रिपोर्टिंग की है, उस केस में क्या होगा, वी नीड टू इंडिकेट द डिटेल ऑफ द कंपनीज एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिटेल ऑफ द कंपनीज, किस किस कंपनी में कारों की किस किस कंपनी में एडवर्स रिपोर्टिंग की गई है कारों के अंदर, ठीक है, कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क। कारों की यहाँ पर पूरे ग्रुप की कंपनीज के बारे में बात की जा रही है, ये सब साथ में जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको CFS पर देखना पड़ेगा, कोई एडवर्स रिमार्किंग तो नहीं है कंपनी में, किसी कंपनी में या किसी पूरी ग्रुप कंपनीज के अंदर कोई एडवर्स रिमार्किंग नहीं होनी चाहिए। बाकी जितने 20 क्लॉज थे ये सब हम देखेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी का जिसका हम कारो बना रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे क्लॉसेस किस पर देखेंगे, स्टैंड अलोन पर। एंड ये पर्टिकुलर क्लॉज ऐसा है जो कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबकी एडवर्स, किसी की एडवर्स रिपोर्टिंग, सबकी एडवर्स रिपोर्टिंग ओके चलो, यहाँ पर हमारा हो गया है पूरा कारो कंप्लीट, लेकिन अभी हमें सारे क्लॉसेस याद करने, तो चलो क्लॉस याद करते हैं। बहुत आसानी से मैं आपको इजीली सब कुछ याद करवा दूंगी, इसलिए मैंने आपको साइड में छोटा छोटा लिखवा दिया है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं एक बार से, जल्दी सारा क्लॉस का रिवीजन करने के बाद, उसके बाद मैं आपको पूरे क्लॉसेस एक स्टोरी के थ्रू समझा दूंगी। ओके, जल्दी आपको रिवाइज करा देती। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लॉस हमने पढ़ा था पीपीई में 5 पॉइंट्स थे। सबसे पहले एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें हमने टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे। दूसरा पॉइंट था हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन का, जिसमें बोला था अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हो तो आप देख लो कि प्रॉपर्ली अकाउंट में डेल्ट विथ है या नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट था टाइटल डीड्स का, टाइटल डीड शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी। चौथा पॉइंट था रिवैल्यूएशन का, अगर पीपीई के रिवैल्यूएशन में 10% से ज़्यादा का कोई भी चेंज हुआ है, 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी, तो उसको आपको रिपोर्ट करना था। फिफ्थ पॉइंट था बेनामी प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है या पेंडिंग है तो उसको भी आपको कंसिडर करना है। देन क्लॉज नंबर 2 में हमारे 2 पॉइंट्स थे। सबसे पहले हमने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री देखा, 10% से ज़्यादा की अगर डिस्क्रिपेंसी है इन्वेंट्री के अंदर तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिपोर्ट करने वाले थे। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट था कि अगर ऑन द बेसिस सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट, अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट आपको 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की
मिल गई है 5 करोड़ से ज़्यादा की, ठीक है, 5 करोड़ तक माफ़ है, 5 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है, उस केस में आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि क्वार्टरली स्टेटमेंट एंड रिटर्न मस्ट बी इन कंप्लायंस विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो बैंक में दे रहे हो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना चाहिए। उसके बाद में LIGS से रिगार्डिंग पॉइंट आया था, तो LIGS के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कंपनी ने कोई भी जो लोन दिया है, एडवांस दिया है, डिपॉजिट, लोन एडवांस और लोन गारंटी या सिक्योरिटी, ठीक है, लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटी दी है, क्या आपको उसके रिगार्डिंग देखना था, हमने देखना था, हमने अपने भाई बहनों को दिया है तो हम उसका एग्रीगेट अमाउंट और बैलेंस शीट कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था बैलेंस शीट डेट पर वो देखेंगे, एंड अदर देन भाई बहनों को दिया तो भी हम उसका एग्रीगेट अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट बताने वाले थे। दूसरा पॉइंट क्या था, इन्वेस्टमेंट और गारंटी सिक्योरिटी अगर हमने दिया है इन द नेचर ऑफ लोन गारंटी तो वो कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, दैट मस्ट नॉट बी प्रेजुडिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तीसरा पॉइंट क्या था, स्केड्यूल जो सेट किया है आप वैसे ही पेमेंट करो, वेदर यू आर रेगुलर इन पेइंग द स्टैट्यूटरी, वेदर यू आर रेगुलर इन पेइंग द लोन्स एंड एडवांसेस एज पर द स्केड्यूल्स, और ओवर ड्यू हुआ है तो 90 डेज से ज़्यादा का हुआ है, उस केस में आपको क्या करना है, रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के लिए रीजनेबल स्टेप्स लेने थे, क्या आपने लिए या नहीं लिए। अगर आपका जो लोन है वो इस साल मैच्योर हुआ तो आपने उसको रिन्यू, एक्सटेंड या न्यू लोन इशू करके पे ऑफ नहीं करवाना चाहिए, और अगर आपने ऐसा किया तो आप उसका एग्रीगेट अमाउंट एंड परसेंटेज बता दो हमें, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बोला था, हमने बोला था अगर रिपेबल ऑन डिमांड या आपने कोई ऐसा लोन जो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स या कंडीशन आपने बता दिया, उस केस में क्या करना है, आपको कोई भी जो भी आपका जो डिमांड आपने रेज की है, जो भी आपका विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स एंड कंडीशन आपने जो भी लोन गारंटी सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड की है, तो उसको आपको क्या करना होगा, एग्रीगेट अमाउंट एंड परसेंटेज बता दो, और अगर आपने अपने रिलेटेड पार्टीज़ को दिया है या प्रमोटर को दिया उसका भी एग्रीगेट अमाउंट और परसेंटेज बता दो। उसके बाद में LIGS का पॉइंट 3 कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 4, उसमें हम देखते हैं LIGS का कंप्लायंस 185-186 का कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी ड्यूज में आते हैं 73-76 में जो भी कंप्लायंसेस दिए हैं, जो भी RBI के गाइडलाइंस हैं, और उसके अलावा कोई अदर रूल्स रेगुलेशन अगर हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो हम वहाँ पर देखेंगे। सॉरी, पब्लिक डिपॉजिट था, इट इज़ नॉट स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट के रिगार्डिंग जो भी हमारे RBI ने हमें डायरेक्शन दिया है 73-76 में जो भी हमारा रेलिवेंट प्रोविजन है एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करने वाले थे, हम उसमें देखेंगे कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, CLB, NCLT, RBI का कोई ऑर्डर है, तो हम देखेंगे वेदर दीज आर कंप्लाइड विद और नॉट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था कॉस्ट रिकॉर्ड का, क्या 145 सबसेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड मेड या मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद में हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज के रिगार्डिंग तक क्या कोई ड्यूज आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और अगर है तो क्या हम ने उसको मोर देन 6 मंथ का है ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट डेट पर, अगर वो मोर देन 6 मंथ है आप उसको रिपोर्ट कर दो। और अगर अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, अगर डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो आप अमाउंट और फोरम बता दो, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग उसको बता दो, डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज उस केस में क्या है, अमाउंट इन्वॉल्व इन द फोरम जहाँ पर वो पेंडिंग है वो बता दो। उसके बाद में हमने क्या देखना था, उसके बाद में हमने देखा था कोई ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपने उसको सरेंडर या डिस्क्लोज किया है तो आप वो भी बता दो। एंड हमने रिपेमेंट ऑफ लोन एडवांसेस के देखा था, क्या आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है इन रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन इंटरेस्ट, वो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में हो हम रिपोर्ट कर देंगे। टर्म लोन को जिस पर्पज़ के लिए लिया उसके लिए नहीं अप्लाइड किया हम रिपोर्ट कर देंगे। फंड रेस किया आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन लॉन्ग टर्म में लगा दिया हम रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। आपने कोई भी अपने छोटे भाई बहनों के लिए कोई ऑब्लिगेशन मिट आउट करने के लिए लिया था कोई लोन, तो उसका भी नेचर ऑफ सच लोन एंड द अमाउंट डिस्क्लोज कर दो। और अगर आपने कोई छोटे भाई बहनों की उसमें लिया था, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पर, ओके, छोटे भाई बहनों की सिक्योरिटी पर लिया था आपने कोई लोन और आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो भी हम रिपोर्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर 10, IPO FPO से पैसा उठाया है, हाँ, क्या आपने उस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जिसके लिए किया, या फिर आपने उस पर्पज़ के लिए देर से यूज़ किया जिसके लिए आपने ऑब्टेन किया था, और अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है वो, या फिर कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन है, वो भी हम रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट। उस केस में हम देखेंगे 42-62 के कंप्लायंसेस, एंड उसके बाद में अगर they have been complied with and the fund raised have been used for the purpose the fund were raised, if not then provide the detail in respect of the amount involved and the nature of non compliance। आपको ये भी देखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉड रिकॉर्डिंग।
फ्रॉड के रिगार्डिंग, फ्रॉड क्या कंपनी के ऊपर हुआ है या कंपनी ने किसी के ऊपर किया है, फ्रॉड बाय द कंपनी और फ्रॉड ऑन द कंपनी। तो अगर कोई फ्रॉड नोटिस हुआ है या रिपोर्ट किया गया है आपको वो मेंशन करना होगा। उसके बाद में 143 सबसेक्शन 12 के अंदर आपने ADT 4 में अगर कोई रिपोर्टिंग की है तो वो रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद में वेदर द ऑडिटर हैज़ कंसिडर विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, आपने विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स भी कंसिडर की होंगी, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, वेट निधि कंपनी के रिलेटेड था कि आपका नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20 होना चाहिए और अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था। 10% तक के आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या कंपनी ने डिफॉल्ट के अंदर पेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट आपको वो भी देखना है। उसके बाद में रिलेटेड पार्टीज़ की हमने बात की थी 177 188 में, क्या आपकी कोई रिलेटेड पार्टीज़ है वो सारे ट्रांजेक्शन भी हमें बता दो। इंटरनल ऑडिट आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है वो बता दो। एंड इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर है क्या उसकी रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसिडर कर रहा है या नहीं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं फॉर द विद द डायरेक्टर्स और द पर्सन कनेक्टेड विद हिम, तो उस केस में आपको वो ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद में आरबीआई का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है जिस पर उसको 145 IA के अंदर आ जाना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर बोला था NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसको वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना ही पड़ेगा। उसके बाद हमको देखना है कि जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन तो उसको ठीक है, अदरवाइज उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, ठीक है। अदर देन एग्जेम्प्टेड किक्स को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे क्या ग्रुप में कितने किक्स हैं और वेदर द ग्रुप हैज़ मोर देन 1 किक एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, इफ यस तो इंडिकेट द नंबर ऑफ द किक एज ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कैश लॉसेस कंपनी को पूरे साल में कितने हुए एंड एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर कोई है तो उसके इश्यूज़, ऑब्जेक्शन और कंसर्न को अपने जो भी अभी का ऑडिटर है जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको कंसिडर करना चाहिए सारे इश्यूज, ऑब्जेक्शन और कंसर्न। देन हमने क्या करना था, गोइंग कंसर्न देखना है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट है तो हम देखेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी का पेमेंट हो सकता है या नहीं है, और अगर नहीं हो सकता है या हो सकता है तो उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने क्या प्लान बनाया है, उसके प्लान को हम कंसिडर करने के बाद में हम अपना भी ओपिनियन डालेंगे और हम यहाँ लिखेंगे क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है और हम यहाँ पर 1 साल तक के अपना पेमेंट ये कंपनी कर सकती है, ऐसा करके ऑडिटर भी लिखेगा। उसके बाद में अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर कोई अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और उसका अनस्पेंड अमाउंट है CSR का, तो उस केस में क्या होगा, 6 मंथ के अंदर उसको आप स्पेंड कर दो या और अगर नहीं करते तो कारो रिपोर्ट कर देगा, कारो में रिपोर्टिंग कर देगा आपको ऑडिटर। और अगर आपके पास ऑनगोइंग फंड का कोई पैसा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए कोई फंड है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको स्पेशल अकाउंट में डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकते। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 21, अगर पूरे ग्रुप में किसी के ऊपर भी मिस रिपोर्टिंग हुई है तो सबका साथ सबका विकास कारों में भी मिस रिपोर्टिंग हम भी कर देंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे कि देखो भाई उसके ऊपर का इस ग्रुप कंपनी की किसी कंपनी के ऊपर क्या हुई है, एडवर्स रिपोर्टिंग या फिर क्वालिफिकेशन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा पूरे कारों के क्लॉसेस कंप्लीट। अब चलो कारों की क्लॉसेस याद करते हैं। क्लॉज नंबर 1 क्या था, PP, ठीक। 2 क्या था, इन्वेंट्री। 3 क्या था, LIGS। 4 क्या था, LIGS का कंप्लायंस। 4 क्या था, LIGS का कंप्लायंस। 5th क्या था, पब्लिक डिपॉजिट। 6 क्या था, कॉस्ट रिकॉर्ड। 7 क्या था, 7 था स्टैट्यूटरी ड्यूज। 8 क्या था, अनरिकॉर्डेड इनकम। 9 क्या था, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। ओके, 9 क्या था, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। ओके, अभी 9 तक के फिर से पढ़ो। फर्स्ट क्या था, PPA। सेकेंड इन्वेंट्री। 3 क्या था, LIGS। 4 क्या था, LIGS का कंप्लायंस। 5th क्या था, पब्लिक डिपॉजिट। 6 क्या था, कॉस्ट रिकॉर्ड। 7 क्या था, स्टैट्यूटरी ड्यूज। 8 क्या था, 8 था हमारा अनरिकॉर्डेड इनकम। 9 था रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। ओके, एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ। फर्स्ट PPA, इन्वेंट्री, देन थर्ड LIGS, 4th LIGS का कंप्लायंस। 5th क्या था, पब्लिक डिपॉजिट। 6 क्या था, कॉस्ट रिकॉर्ड। 7th क्या था, स्टैट्यूटरी ड्यूज। 8th क्या था हमारा, 8 था हमारा अनरिकॉर्डेड इनकम। एंड 9 क्या था, बोलो जल्दी से, 9 क्या था, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज, रिपेमेंट ऑफ लोन्स। ओके, रिपेमेंट ऑफ लोन्स तक के हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गया है हमारा 10th, ठीक है। 10 क्या था, IPO FPO की रिगार्डिंग हमने पेमेंट उठाया था, ठीक है। IPO एंड FPO से हमने क्या किया था, पेमेंट उठाया था। अब IPO FPO से आप पेमेंट उठाओगे, क्यों उठा रहे हो पेमेंट, क्या कोई फ्रॉड करने के लिए उठा रहे हो? हाँ, नहीं, फ्रॉड मत करना। ओके, तो IPO FPO से हमने उठाया, क्लॉज 10 में हमने उठाया IPO FPO से पेमेंट, क्लॉज 11 में हमने कर दिया फ्रॉड, ठीक है। IPO हमने पैसा पब्लिक का उठाया फ्रॉड करने के लिए और फंसा दिया हमने निधि को,
ठीक है। आईपीओ से हमने पैसा उठाया, फ्रॉड करने के लिए फंसा दिया निधि को, और निधि के रिलेटेड पार्टीज आए, उसके बाद में उन्होंने गुस्से में कह दिया हमें इंटरनल ऑडिट करवाना है, आपने मेरी बच्ची को बेकार में फंसा दिया, हमें करवाना है इंटरनल ऑडिट। और इंटरनल ऑडिट हुआ तो उसमें क्या पता चला, कैश लॉसेस है ढेर सारे। क्लॉज नंबर 15 हो गया कैश लॉसेस। क्या हमने अभी तक स्टोरी बनाई है, हमने स्टोरी बनाई है। क्लॉज नंबर 10 में हमने उठाया है आईपीओ एफपीओ, और उसके बाद कर दिया फ्रॉड। क्लॉज 11 हो गया फ्रॉड, क्लॉज 12 में हो गया निधि कंपनी, हमने फंसा दिया निधि को, और क्लॉज नंबर 13 में आ गया निधि के रिलेटेड पार्टीज। गुस्से में उन्होंने बोला हमें इंटरनल ऑडिट करवानी है क्योंकि आपने हमारी बच्ची को बेकार में फंसा दिया। तो क्लॉज नंबर 14 क्या हो गया, क्लॉज नंबर 14 हो गया इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग। क्लॉज नंबर 15 क्या हो गया, जब इंटरनल ऑडिट हुआ तो ढेर सारे कैश लॉसेस मिले, ढेर सारे। ठीक है, अब हम रिवीजन स्टार्ट करें, मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। क्लॉज नंबर 1 पीपी, क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्री, क्लॉज नंबर 3 LIGS, क्लॉज नंबर 4 LIGS का कंप्लाइंस, क्लॉज नंबर 5 स्टैट्यूटरी ड्यू। अब हम साथ में रिवाइज करें, मेरे साथ रिवाइज करना, ओके, मेरे साथ साथ बोलना, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। क्लॉज नंबर 1 पीपी, क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्री, क्लॉज नंबर 3 LIGS, क्लॉज नंबर 4 LIGS का कंप्लायंस 85-86 का, ओके, LIGS का कंप्लायंस। क्लॉज नंबर 5 पब्लिक डिपॉजिट, क्लॉज नंबर 6 कॉस्ट रिकॉर्ड, क्लॉज नंबर 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज, क्लॉज नंबर 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज हो गया, क्लॉज नंबर 8 हो गया आपका अनरिकॉर्डेड इनकम, क्लॉज नंबर 9 हो गया रिपेमेंट ऑफ ड्यूज, ओके, क्लॉज नंबर 9 हुआ रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। ओके, मैं बोल रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना, जैसे जैसे मैं बोलूँ बस वैसे वैसे आपको बोलना है, और आपको सारा कुछ ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्लॉज क्या था, पीपीई, सेकंड क्या था इन्वेंट्री, तीसरा क्या था LIGS, 4 क्या था LIGS का कंप्लायंस, 5th क्या था पब्लिक डिपॉजिट, 6th क्या था कॉस्ट रिकॉर्ड, 7 क्या था स्टैट्यूटरी ड्यूज, 8th क्या था अनरिकॉर्डेड इनकम, 9 क्या था रिपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, फर्स्ट पीपीई, सेकंड इन्वेंट्री, 3 LIGS, 4 LIGS का कंप्लायंस, 5 पब्लिक ड्यूज, 6 हो गया कॉस्ट रिकॉर्ड, 7 हो गया स्टैट्यूटरी ड्यूज, 8 हो गया अनरिकॉर्डेड इनकम, 9 हो गया रिपेमेंट ऑफ ड्यूज, ओके, रिपेमेंट ऑफ लोन्स। ओके, ये 9 क्लॉज हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्लॉज नंबर 10 में हमने उठाया था पैसा, आईपीओ एफपीओ से हमने पब्लिक मनी उठाया था, तो 10th क्लॉज क्या हो गया आईपीओ एफपीओ, और आईपीओ एफपीओ उठाते ही हमने फ्रॉड कर दिया। 11th क्लॉज क्या हो गया फ्रॉड करने के बाद हमने निधि को फंसा दिया। क्लॉज नंबर 12 हो गया निधि कंपनी। ठीक है, फ्रॉड करने के बाद हमने निधि को फंसा दिया। निधि को फंसाया तो निधि के रिलेटेड पार्टी एकदम गुस्से में आ गया, बोला कैसे फंसा दिया हमारी बच्ची को, तो निधि के रिलेटेड पार्टीज हो गए क्लॉज नंबर 13 रिलेटेड पार्टीज। निधि के रिलेटेड पार्टीज गुस्से में आए और बोले तुमने क्यों फंसा दिया हमारी बच्ची को, हम तो इंटरनल ऑडिट करवाएंगे अब तुम्हारी कंपनी का, तुमने हमारी बच्ची को फालतू में फंसाया है। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 14 हो गया इंटरनल ऑडिट। क्लॉज नंबर 14 हो गया इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट हुआ तो वहाँ जाकर पता चला डायरेक्टर के ढेर सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस थे। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 15 हो गया नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्लॉज नंबर 15 जहाँ भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ, ढेर सारे भर के नॉन कैश ट्रांजैक्शन मिले हैं, उसके बाद में हमने कर दिया आरबीआई वाला क्लॉज। अब आरबीआई हमारे ऊपर चढ़ गया और बोला अरे ये क्या किया, कैश नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर किया है, तो उसके बाद में हम बोल दिए आरबीआई को, तो नेक्स्ट क्लॉज आ गया कि आरबीआई का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आरबीआई का रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसके बाद में हमें क्या पता चलता है, हमें आरबीआई ने बोला कैश लॉसेस कितने हुए बताओ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज हुआ क्लॉज नंबर 17 हो गया कैश लॉसेस। कैश लॉसेस के बाद में हमने क्या किया, हमने बोला कि कैश लॉस हुआ तो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर भाग गया। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, हमने तो हमें क्या करना था, जो क्लॉज नंबर क्या था हमारा कैश लॉसेस 17 और स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमारा भाग गया, ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 18। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रेजिग्नेशन। उसके बाद में जब ऑडिटर भाग गया तो हम बहुत दुखी हो गए और हमारे गोइंग कंसर्न पे खतरा मंडराने लग गया। ठीक है, तो हमारे क्लॉज नंबर 19 हो गया गोइंग कंसर्न। क्लॉज नंबर 20 हुआ हमारा CSR का, क्योंकि हम इतना ज़्यादा घबरा चुके थे, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि हमने कहा अब थोड़े से पुण्य के काम कर लिया जाए, तो हम आ गए CSR करने के लिए। ठीक है, क्लॉज 20 CSR। क्लॉज नंबर 21 हो गया हमारे ग्रुप कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, क्लॉज नंबर 21 हो गया हमारे ग्रुप कंपनी के रिगार्डिंग। अगेन मेरे साथ सारे क्लॉसेज एक बार फिर से बोलो,
साथ साथ बोलना, ओके, ट्राई टू स्पीक विथ मी। क्लॉज नंबर 1 पीपी, 2 इन्वेंट्री, 3 LIGS, 4 LIGS का कंप्लायंसेस। अरे भाई 0.75 पे लगा लो ना अगर नहीं बोल पा रहे हो तो, ठीक है, बट ट्राई टू स्पीक विथ मी, आपको भी अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत गेन होगा। सो क्लॉज नंबर 1 पीपी, 2 इन्वेंट्री, 3 LIGS, 4 LIGS के कंप्लायंसेस, 5 पब्लिक डिपॉजिट, 6 हो गया हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड, 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज, 8 हो गया हमारा अनरिकॉर्डेड इनकम, 9 हो गया, 9 क्या था हमारा रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है। उसके बाद में हमारी स्टोरी स्टार्ट हो गई। क्लॉज 10 में हमने उठाया IPO FPO से पैसा, क्लॉज 11 में कर दिया फ्रॉड, क्लॉज 12 में हमने फंसा दिया निधि को, क्लॉज 13 में निधि के रिलेटेड पार्टीज आ गए, क्लॉज 14 में निधि के रिलेटेड पार्टी ने गुस्से में क्या किया, इंटरनल ऑडिट करवा दिया। इंटरनल ऑडिट होने पे हमें पता चला नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, क्लॉज नंबर 15, 16 में हमने RBI को रिपोर्ट कर दिया और RBI के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ गई। उसके बाद में क्लॉज नंबर 17 में जब RBI आया पिक्चर में तो क्या हुआ, हमें कैश लॉसेस का पता चला, ठीक है। क्लॉज 17 कैश लॉसेस, क्लॉज नंबर 18 क्या था हमारा, क्लॉज कैश लॉसेस होने के बाद में हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर भाग गया, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भाग गया, ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 18। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के भागने के बाद हमारे गोइंग कंसर्न पे खतरा आ गया, तो गोइंग कंसर्न वाला हमारा क्लॉज नंबर 19 एंड 20। अब हम बहुत परेशान हो चुके थे तो हमने सोचा थोड़ा सा पुण्य कमा लें, उसके लिए हम चले गए CSR करने, ये हो गया हमारे क्लॉज नंबर 20 एंड क्लॉज नंबर 21 लास्ट, सबका साथ सबका विकास, क्लॉज नंबर 21 ग्रुप रिपोर्टिंग ऑफ कारो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा कारो खत्म होता है। अब जल्दी जल्दी से ऑडिटर की थोड़ी सी ड्यूटीज़ और फ्रॉड वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको स्टार मार्क कराया था ना, वो जल्दी से पढ़कर रैप अप करते, ओके। तो चलो आ जाओ, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर पेज नंबर 7.58 पर, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स। ये ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर का पार्ट है जो कि पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बट अभी इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं बचा क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा पार्ट इसका निकल चुका है हमारे सिलेबस से। बट स्टिल अब चूँकि ये मॉड्यूल में है तो हम इसको पढ़ के चलते हैं, ठीक है।